साल था 1947। भारत आजाद तो हो चुका था, लेकिन देश टूटा हुआ था। खून, दंगे, भूख, गरीबी और बर्बादी के बीच एक सवाल खड़ा था। अब इस देश को कौन संभालेगा? अंग्रेजों ने जाते जाते कहा था, भारत जैसे विविधता वाले देश को चलाना नामुमकिन है। यह देश जल्द ही टूट जाएगा। लेकिन एक आदमी सामने खड़ा हुआ, एक आदमी जिसने कहा, भारत टूटेगा नहीं, भारत उठेगा। उस आदमी का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही सुना आपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज जिस आधुनिक भारत पर हम गर्व करते हैं, उसकी नींव इसी व्यक्ति ने रखी थी। और विडंबना देखिए, आज सबसे ज्यादा झूठ उसी जवाहरलाल नेहरू पे फैलाया जाता है। और इस वीडियो में हम नेहरू की राजनीति नहीं, बल्कि उनका संघर्ष, उनकी दूरदृष्टि और तबाह हो चुके भारत को खड़ा करने की उनकी असली कहानी सुनेंगे और झूठों को सच का तमाचा लगाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने द सतीश विजन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद अर्थात आज के प्रयागराज में आनंद भवन में हुआ। पिता मोतीलाल नेहरू बड़े वकील थे, बड़े नेता थे, घर में ऐश्वर्य था, पर छोटा जवाहर खिलौने से नहीं, किताबों से खेलता था। मोतीलाल ने समझ लिया, यह लड़का नेता नहीं, एक विचार बनेगा। 15 साल की उम्र में इंग्लैंड में भेज दिया गया। हैरो स्कूल के कठोर अनुशासन, ठंड, अकेलापन से जवाहर टूटे नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत हुए। फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी सोच वैज्ञानिक की तरह बन गई। फिर इनर टेम्पल लंदन से कानून की शिक्षा ली, जिससे उन्हें संविधान, शासन और न्याय की गहराई समझी। जब 1912 में वो भारत लौटे, तब वे सिर्फ बैरिस्टर नहीं थे, वह दुनिया को बदलने की सोच रखते थे। 1916 में उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। यह मुलाकात जवाहरलाल के लिए एक आत्मिक परिवर्तन थी। गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह ने उनको भीतर से छू लिया। लेकिन 1919 के जालियांवाला बाग नरसंहार ने उनकी आत्मा हिला दी। तभी उन्होंने तय किया, अब जिंदगी का हर पल भारत की आजादी के लिए जलेगा। आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते 9 बार जेल गए, करीबन 9 साल के लिए। जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर जैसी किताबें लिखी, जो भारत के बौद्धिक इतिहास के मेरुदंड है। साल 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन देश की हालत बहुत भयावह थी। बंटवारे का दर्द, गरीबी, करोड़ों शरणार्थी, ओनली 15% लिटरेसी, उद्योग शून्य, टूटी हुई अर्थव्यवस्था और सीमाएं असुरक्षित। और ऐसे समय भारत ने जवाहरलाल को नेता चुना। नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में काम करे। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन करके देश को वैज्ञानिक ढांचे में ढाला और पंचवार्षिक योजनाएं बनाई। इन्हीं पंचवार्षिक योजना के कारण भेल, सेल, हाल जैसी हेवी इंडस्ट्री बना के भारत को औद्योगिक राष्ट्र बनाया। उन्होंने नागार्जुन सागर, बाकरा नामदल, रिहान, हीराकुड, दामोदर वैली ऐसे अनेक मेगा डैम बनाए, जिससे इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री बढ़ी। वे कहते थे, ये डैम देश के आधुनिक मंदिर है। उनका सपना था भारत को वैज्ञानिक राष्ट्र बनाना। इसलिए उन्होंने IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर जैसे अनेक IIT बनाई। साथों साथ IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, दिल्ली स्थित एम्स, पुणे स्थित FTII, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चेन्नई की हिंदुस्तान टेली प्रिंटर जैसे अनेक संस्थाएं खड़ी की। आज कई नेता टेली प्रिंटर बनाना छोड़ो, उल्टा टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करके नेहरू की आलोचना करते हैं, उनकी बदनामी करते हैं। तो ध्यान में रखिए, आज भारत विज्ञान में जो भी है, उसकी पहली ईंट नेहरू ने रखी है। इसी गांधी नेहरू परिवार में इलाहाबाद का स्वराज्य भवन, जिसकी आज की वैल्यू 350 से 500 करोड़ रुपया है। दूसरा घर आनंद भवन, जिसकी वैल्यू 650 से 1000 करोड़ रुपया है, देश को दान किया है।
यही वो नेहरू है जिन्होंने अपनी कैबिनेट में 5 नॉन कांग्रेस लीडर को जगह दी, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इससे उनकी लिबरल सोच सामने आती है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को साथ लेकर लोकतंत्र को मजबूत किया, संवैधानिक मूल्य आम लोगों तक पहुंचाया। बाबा साहब को राज्यसभा में कांग्रेस के कोटे से जीता के भी लाए थे। लेकिन नेहरू के आलोचक बाबा साहब और कांग्रेस के बारे में झूठ फैलाते हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन ये सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल को कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाते, बेटे दया भाई पटेल को सांसद नहीं बनाते। इतना ही नहीं, उन पर नेपोटिज्म मतलब वंशवाद का आरोप भी लगाते हैं। सच्चाई यह है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को कभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक नहीं दिखाई। यही वो नेहरू है जिन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात डीडीए की स्थापना करके मॉडर्न दिल्ली बनाई। बंटवारे के बाद पंजाब की कैपिटल लाहौर जो पाकिस्तान में चली गई, तो पंजाब की नई कैपिटल चंडीगढ़ जो देश की फर्स्ट प्लान सिटी इसी नेहरू ने बनाई। यही वो नेहरू है जिन्होंने भिलाई स्टील सिटी बनाई और रांची को देश की मिनरल कैपिटल बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया अमेरिका और रशिया में बढ़ गई थी। भारत न अमेरिका के साथ गया न रशिया के साथ गया। भारत ने एक स्वतंत्र नीति अपनाई। नेहरू ने यूगोस्लाविया के टीटो, इजिप्ट के नासेर, इंडोनेशिया के सुकार्नो के साथ मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाई, जो रशिया और यूएसए दोनों को भी एक झटका था, जिसके आज 121 देश सदस्य हैं। 1949 में जब वो यूएसए के विजिट पर गए तो प्रेसिडेंट ट्रूमन ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया था। 1961 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने उनको ग्लोबल स्टेटमैन कहा था। जब 1955 में वो रशिया की विजिट पर गए तो खुद हेड ऑफ द कंट्री उनको रिसीव करने आए थे। इसी 1955 में बॉन्डून कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच में वे कहते हैं, अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाना अच्छी बात नहीं है और एशिया अफ्रीका को हर घड़ी मदद करेगा। 1950 में ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन स्थापित करके अफ्रीकन और एशियन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देकर भारत में पढ़ने का मौका दिया। इसी स्कॉलरशिप से पढ़े गए फेमस पर्सनालिटी जिनके नाम लिया जाए तो जॉन दामानी महामा जो घाना के प्रेसिडेंट बने, हमीद करजई जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने, बिंगुआ मुथारिका मालावी के प्रेसिडेंट बने, जॉन मैलिसी तांजानिया के प्रेसिडेंट बने। ऐसे बहुत सारे हेड ऑफ द कंट्री नेहरू की ICCR के लाभार्थी थे। इन सारी नीतियों के कारण नेहरू दुनिया भर में सम्मान, शांति और सभ्यता के प्रतीक बन गए थे। चीन के साथ नेहरू ने दोस्ती की कोशिश की, पंचशील सिद्धांत पर विश्वास किया, लेकिन धोखेबाज चीन ने 1962 में अचानक हमला किया। यह नेहरू के लिए एक व्यक्तिगत चोट थी। उन्होंने कहा था, मुझे इस युद्ध से नहीं, इस विश्वासघात से तकलीफ है। इसी तकलीफ की वजह से 1964 में उनका निधन हो गया। उस दिन भारत ने सिर्फ एक नेता नहीं खोया था, भारत ने अपना आधुनिक पिता खो दिया था। नेहरू ने कहा था, मैं भारत हूं और भारत मुझ में है। और सच यही है, भारत की आधुनिक कहानी जब भी लिखी जाएगी उसकी पहली लाइन में ये शब्द होंगे, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता। ऐसे इस देश के महान सपूत की आलोचना करते वक्त 10 बार सोचना होगा। उनके आलोचना दो ही टाइप के लोग करते हैं, एक जो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते और दूसरा जो उनके बारे में जानते हैं लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनकी आलोचना करते हैं। मैं अंत में यही कहूंगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जो कि नई जनरेशन को मेरी एग्जैक्टली कौन थे वो समझ में आए और उनके आलोचकों को एक तगड़ा जवाब मिले। धन्यवाद।